हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल कुमार। आज मैं सुप्रीम जादूगर का चैप्टर 4 एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद से अन्य रातों की तरह ही यह एक रात थी। डेरिक अपने नए सूटों में से एक पहनता और शहर में घूमने के लिए निकल जाता, यह देखने के लिए उसे पहले क्या मारेगा, कैंसर या कोई पागल व्यक्ति। थकावट या बस ऊब से महसूस होने पर वह टैक्सी ले लेता और घर वापस आ जाता। डेरिक तेज कदमों से चल रहा था, अपनी दवाओं के नसों में था, जब उसने देखा कि क्रिस, जिसने कि उसके भाई को मारा था, उसने शराब की एक बोतल पकड़ रखी थी जो एक कागज़ के थैले के अंदर अच्छी तरह से नहीं छिपी थी, जिससे वह बड़े घूंटों में पी रहा था। क्रिस एक किशोर लड़की के साथ ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा था और हंस रहा था, जो काफ़ी अंग प्रदर्शन कर रही थी। उसने एक जॉइंट यानी कि गांजा पकड़ रखा था। वह लंबे कस ले रही थी जब तक कि उन्होंने अदला बदली नहीं की और एक कार में नहीं बैठ गए। यह एक कस्टम पेंट की हुई मसल कार थी, वह कैमरो नहीं जिसे क्रिस ने कार्ल को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। यह उससे भी बड़ी और महंगी थी। उस पल में डेरिक का खून खौल उठा। वह उस छोटे नीच के बारे में कैसे भूल सकता था जिसने उसको भाई को मारा था। क्या उसका कैंसर ने वास्तव में उसके दिमाग को इतना ख़राब कर दिया था कि वह अपने भाई के मौत के बारे में भूल गया था। वह एक अधूरी कसर छोड़ने के लिए तैयार था। टायरों को घिसने की आवाज़ आई और कार अचानक शुरू हुई, लगभग एक महिला को कुचलते हुए, जो कि सड़क पार कर रही थी। कम कपड़े पहनी लड़की ने खिड़की के नीचे की ओर डर से जमी हुई महिला को गालियां देने लगी। डेरिक लगभग उन दोनों मूर्खों की हंसने की आवाज़ें सुन सकता था। दांत पीसते हुए उसने एक टैक्सी बुलाई और अपने अंतिम कृत्य की योजना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने सभी सोशल नेटवर्क पर क्रिस का पीछा करना शुरू कर दिया, उसकी सभी दिनचर्या और आदतों को जाना। फिर डेरिक ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, उसकी सही स्थिति जानने के लिए कैमरों के नीचे एक GPS लगा दिया। जब क्रिस के चिरपर को खंगालने पर ही उसे पैरोल सौदों के कम से कम 50 उल्लंघन मिले। उसका पीछा करते हुए डेरिक ने शराब और नशीली दवाओं का दुरुपयोग करते हुए क्रिस की कई तस्वीरें लीं, लेकिन डेरिक का सबूतों को पुलिस को सौंपने का कोई इरादा नहीं था। उससे क्या हासिल होता? क्रिस फिर से छूट जाता और उसको मामूली सी सज़ा होती। अगर वो सारे सबूतों को पुलिस को सौंप देता, वह फिर से अधिक सावधान रहने लग गया। डेरिक के पास समय की विलासिता नहीं थी और न ही वह तथाकथित न्याय प्रणाली को वह करने देने की इच्छा रखता था जो उसे करना चाहिए था। एक हफ्ते से भी कम समय के बाद क्रिस के बुक फेस पेज की जांच करके डेरिक को एक रेव पार्टी के बारे में पता चला जिसमें वह भाग लेने वाला था। डेरिक ने अपने उपकरणों की दोबारा जांच की और अपनी नई कार, एक काली 1967 इम्पाला में कूद गया। राक्षसों का शिकार करने के लिए सबसे अच्छी कार रेव गुप्त थी, इसलिए किसी जर्जर लावारिस स्थान पर होने वाली थी। डेरिक ने क्रिस का बारीकी से पीछा किया और जैसे ही वह ट्रैफिक कैमरों से दूर हुए, उसने किनारे से कैमरों को टक्कर मार दी, जिससे क्रिस रुकने के लिए मजबूर हो गया। जैसे ही क्रिस कार से नीचे उतरा, डेरिक ने उसे एक स्टन गन से गिरा दिया और जल्दी यह जांचने लगा कि क्या कैमरों में और भी यात्री थे। ऐसा लग रहा था कि यह उसकी भाग्यशाली रात थी। क्रिस अकेला गाड़ी चला रहा था। डेरिक ने उसकी तलाशी ली और उसे मिलने वाले हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बिटफिन, स्मार्टफोन, यहाँ तक कि क्रिस की चाबी का छल्ला भी कुचल दिया। डेरिक ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके मुंह में गेंद वाला गैग घुसा दिया। फिर भी उसने अपना स्मार्टफोन और GPS ट्रैकर नष्ट कर दिया और सब कुछ सड़क के बाहर फेंक दिया। फिर उसने क्रिस के कार को डिक्की में डाल दिया और केवल उन दोनों के लिए एक पार्टी की ओर चल पड़ा। डेरिक पुरानी औद्योगिक क्षेत्र में एक गोदाम में गया। उसने ताले और जंजीर को पहले ही काट दिया, जो बड़े धातु के दरवाजे को बंद रखते थे, और उनकी जगह अपने ताले लगा दिए थे। गोदाम के अंदर केवल 2 कुर्सियां थीं, दोनों ज़मीन पर बोल्ट से कसी हुई थीं। एक बाल्टी और कई पानी की टंकियां थीं। डेरिक ने
डिक्की खोली, यह पाया कि क्रिस को होश आ गया था, इसलिए उसने उसे फिर से टेस्ट किया। फिर वह क्रिस को एक कुर्सी पर ले गया और उसके हाथ और पैर उससे कसकर बांधने लगा। फिर डेरिक ने उस पर पानी की एक बाल्टी फेंकी, जिससे वह होश में आने के लिए मजबूर हो गया। नमस्ते क्रिस, मेरा नाम डेरिक एस्पोसोतो है और तुमने मेरे भाई कार्ल को मारा है। हमें बात करने की ज़रूरत है। क्रिस ने बंधनों से बाहर निकलने की कोशिश की और उसके प्रयासों की सराहना करते हुए डेरिक ने लाठी से उसके प्राइवेट पार्ट्स पर प्रहार किया। दर्द ने डेरिक को पंगु बना दिया। मैं कहाँ था? ओह हाँ, पिछली बार हम एक दूसरे को ढोंगी मुकदमे के दौरान देखा था। क्या तुम मुझे याद करते हो? क्रिस की हांफने की आवाज़ तेज हो गई। अच्छा, सीधे काम की बात करते हैं। डेरिक ने कार से 2 डिजिटल टाइमर निकाले, पहले को 30 मिनट पर और दूसरे को 2 घंटे 44 मिनट और 16 सेकंड पर सेट किया। फिर उसने एक बंदूक निकाली और क्रिस के लीवर पर 2 बार गोली मार दी। उसकी चीख गॉग बेल से दब गई, लेकिन गोलियों की आवाज़ खाली गोदाम में जोर से गूंजी। डेरिक ने दोनों टाइमर एक साथ शुरू किए और करीब आकर खून की जांच की। यह घना और काला था, जो कुचले हुए लीवर का स्पष्ट संकेत था। अब इससे पहले कि असली दर्द शुरू हो, मुझे चाहिए कि तुम टाइमर को अच्छी तरह देख लो। वे वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। क्रिस रो रहा था, चिल्ला रहा था, इसलिए डेरिक को उस पर फिर से पानी डालना पड़ा और उसका ध्यान खींचने के लिए उसे बालों से खींचना पड़ा। पहला टाइमर बताता है कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है। इसके बजने के बाद भले ही कोई चमत्कारिक रूप से उस दरवाजे को तोड़ते हुए तुम्हें बचा ले, तुम फिर भी मर जाओगे। तुम्हारे पास केवल उतना ही समय है जब तक कि तुम्हारा शरीर उन विशाल टॉक्सिन्स से भर न जाए जो लीवर द्वारा फिल्टर नहीं किए गए हैं। इस हद तक कि कोई भी ट्रांसप्लांट तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हारा टाइमर एक सरप्राइज है। हम उस पर समय आने पर पहुंचेंगे। अभी के लिए तुम्हारा एकमात्र काम जागते रहना और दर्द को हर पल स्वाद लेना है, जैसा कार्ल ने किया था। समय उड़ गया। क्रिस गैग बॉल के माध्यम से चिल्लाता रहा और जल्द ही पहला टाइमर बज उठा। क्रिस और भी तेज सिसकने लगा, कभी कभी केवल लगातार बढ़ते दर्द से अभिभूत होने के कारण रुक जाता। डेरिक अब उससे बात नहीं करता था, वह बस आगे पीछे टहलता था, कभी कभी दूसरे टाइमर की जांच करता था। हर बार जब क्रिस बेहोश होता था तो डेरिक उस पर पानी डालता और बाल्टी दोबारा भरने से पहले उसे जगाने के लिए मजबूर करता। जब दूसरा टाइमर बजा तो डेरिक आखिरकार फिर से बोला, मेरे पास एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि मैंने पहले झूठ बोला था। मैंने लीवरों की चोटों पर गहन शोध किया है और ऐसे कुचले हुए लीवर के साथ तुम्हारे पास शुरू से ही कोई उम्मीद नहीं थी। भले ही मैंने तुम्हें अमेरिका के सबसे अच्छे अस्पताल के सामने गोली मारी होती, जब तक कि उनके पास सबसे अनुकूल लीवर उपलब्ध न होता, तुम मर जाते। मैं तुम्हें झूठी उम्मीद देना चाहता था, जैसा कि मदद का इंतज़ार करते समय मेरे भाई के साथ हुआ था। अच्छी खबर यह है कि तुमने उतनी ही देर तक कष्ट सहा जितना कार्ल ने सहा था। मैं कई चीज़ें हो सकता हूँ, अडिग, प्रतिशोधी, एक झूठा, एक हत्यारा, लेकिन मैं निष्पक्ष भी हूँ, इसलिए तुम्हारी पीड़ा अब समाप्त होती है। डेरिक ने क्रिस के शरीर पर बंदूक तानी और उसे 2 गोलियां मार दी। फिर उसने इसे अपने सिर पर तान लिया। छोटा भाई, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो। और उसने आखिरी बार ट्रिगर खींच दिया। जब डेरिक का शरीर अभी गिर रहा था, उसकी चेतना प्रकाश में सराबोर थी और उसने खुद को आसमान की ओर खींचते हुए महसूस किया। महीनों के शोक, दुख और दर्द के पूरे जीवन के बाद डेरिक ने महसूस किया कि उसके सभी अज्ञात और नफरत फीकी पड़ रही थी। डेरिक ने कभी ऐसा परमानंद महसूस नहीं किया था। इस नए रूप में उसने कोई नकारात्मक भावना महसूस नहीं की। वह अपने अतीत के साथ शांति में था, अपने भविष्य से निडर था। डेरिक वर्तमान का आनंद ले रहा था, जिसे उसने महसूस किया कि वह 3 संभावनाओं की ओर ले जा सकता है और वहाँ कोई सही और गलत, सफलता या विफलता नहीं थी। वह बस अस्तित्व में रहेगा, बिना किसी बंधन के। वह नशीला एहसास तब तक रहा जब तक कि वह अचानक जाग नहीं गया। जीवित और सांस लेते हुए उसने सभी नकारात्मक भावनाएं लौट आई।
उसे वापस निराशा में डुबो दिया। डेरिक ने अपनी आंखें केंद्रित करने की कोशिश करते हुए मन ही मन गाली दी। शायद सिर में मेरी गोली लगने के कारण उसकी दृष्टि धुंधली थी। इतना ही था मेरा आदर्श प्लान। किसी मूर्ख ने मुझे बचा लिया होगा और किसी तरह मैं अस्पताल तक की यात्रा में जीवित बच गया। मैं अभी भी जीवित हूँ, मुझे अभी भी कैंसर है और मैं अभी भी अकेला हूँ। लेकिन अब जब उसकी आंखें आखिरकार साफ हुईं तो वे उसके तर्क से कड़ी असहमति जता रहे थे। डेरिक किसी प्रकार के विशाल धातु के गलियारों में था जो लाशों से घिरा हुआ था। सटीक रूप से कहें तो एलियन की लाशें। वे सभी किसी एक प्रकार का फुल बॉडी कवच पहने हुए थे जो किसी प्रकार के विज्ञान कथा यानी कि साईफाई स्पेस सूट जैसा दिखता था। मैं कमबख्त कहाँ हूँ, इस सब का क्या मतलब है? वह उठने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, केवल फर्श पर वापस गिरने के लिए। वह हाथ के बल गिरा। तभी उसने देखा कि उसने अभी भी एक स्पेस सूट पहना हुआ था और उसके हाथ वे चारों, प्रत्येक में 3 उंगलियां थीं। क्या बकवास है ये। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।